जब जोधपुर की धूल भरी गलियों में अखबार बेचने वाला एक साधारण ब्राह्मण का लड़का, जिसने अपनी कलम से ब्रिटिश हुकूमत को ललकारा था, भारत के वे नवजात लोकतंत्र का सिपाही बन गया, ये सिर्फ सियासत की कहानी नहीं बल्कि जुनून, बलिदान और विश्वासघात की एक ऐसी गाथा है जो आज भी राजस्थान की सियासत में गूंजती है। वो है जय नारायण व्यास की, जिन्हें मारवाड़ का शेर भी कहा जाता है। 2 विधानसभा सीटों से चुनाव हारने के बावजूद राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, मगर उनकी कुर्सी को उनके ही शिष्य मोहन लाल सुखड़िया ने बगावत कर छीन लिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू की सारी कोशिशें भी व्यास की सरकार को बचा ना सकी। ये कहानी है जोधपुर की गलियों से शुरू होकर जयपुर की सत्ता के गलियारों तक पहुंची, कि जिसमें आस्था, महत्वाकांक्षा और राजस्थान की जनता की उम्मीदें टकराई। नमस्कार, मैं जानिशा और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। 18 फरवरी 1899 को जोधपुर में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्मे जय नारायण व्यास का बचपन अभावों में बीता था। उनके पिता पंडित सेवाराम जी और माता गोपी देवी के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी बहुत मुश्किल था। किशोर अवस्था में व्यास जोधपुर की गलियों में साइकिल पर अखबार बांटते थे, मगर उनकी आंखों में बड़े सपने थे। हर सुबह सूरज के साथ उठकर अखबार बेचते वक्त वे आजादी और सम्मान की जंग की कल्पना करते थे। उनकी पढ़ाई लिखाई सीमित थी, मगर आत्मविश्वास असीमित था। 1920 के दशक में उन्होंने मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की, जिसका नारा था मारवाड़ मारवाड़ियों के लिए। ये सभा जोधपुर रियासत में गैर मारवाड़ी अधिकारियों के खिलाफ आवाज बनकर उठ खड़ी हुई। महाराजा उम्मेद सिंह ने इसका समर्थन किया, मगर 1924 में ब्रिटिश सरकार ने सभा पर पाबंदी लगा दी। ये पाबंदी व्यास के लिए चुनौती थी, जिसने उसकी देशभक्ति को और भी भड़का दिया था। व्यास ने हार नहीं मानी। उन्होंने तरुण राजस्थान अखबार शुरू किया, जिसकी लेखनी ब्रिटिश हुकूमत और सामंती जुल्मों को ललकारती थी। उनकी कलम आग उगलती थी और जोधपुर की जनता में आजादी की चिंगारी जगने लगी थी। वहीं 1927 में जब वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े तो उनका सियासी सफर और तेज हो गया। 1942 में महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान पर व्यास ने जोधपुर में आंदोलन को हवा दी। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें और उनके साथियों को माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट और मोहन लाल सुखड़िया को जेल में डाल दिया। 2 साल सलाखों के पीछे बिताने के बावजूद व्यास का हौसला बिल्कुल नहीं डगमगाया। जेल से छूटने के बाद उन्होंने जोधपुर प्रजामंडल, यूथ लीग और मारवाड़ लोक परिषद जैसे संगठनों की नींव रखी, जो आजादी की लड़ाई का आधार बनकर सामने आई। 1947 में भारत आजाद हुआ और जोधपुर रियासत के सामने एक नया सवाल खड़ा हो गया, भारत में विलय या स्वतंत्र रहना। महाराजा हनुमंत सिंह स्वतंत्रता चाहते थे और कुछ समय के लिए पाकिस्तान की विलय की बात भी चली। यहाँ व्यास के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान बनकर सामने आई। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ मिलकर हनुमंत सिंह को भारत में शामिल होने के लिए मनाया। उनकी कूटनीति और हिम्मत ने जोधपुर को भारत का हिस्सा बना दिया। 3 मार्च 1948 को व्यास जोधपुर रियासत के प्रधानमंत्री बने, मगर 7 अप्रैल 1949 को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनका मानना था कि सत्ता लोकतांत्रिक होनी चाहिए, ना कि रियासत होनी चाहिए। यह फैसला उनकी सादगी और सिद्धांतों का प्रतीक बनकर सामने आई। 1948 से लेकर 49 में राजस्थान का गठन एक जटिल प्रक्रिया थी। 25 मार्च 1948 को बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक और कोटा ने राजस्थान संघ बनाया। 28 मार्च को उदयपुर इसमें शामिल हुआ और 18 अप्रैल 1948 को पंडित नेहरू ने इसे उद्घाटित किया। वहीं माणिक्यलाल वर्मा ने कैबिनेट में मोहन लाल सुखाड़िया को सिंचाई और श्रम मंत्री बनाए गए। वहीं 30 मार्च 1949 को बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर और जोधपुर का विलय के बाद सरदार पटेल ने एकीकृत राजस्थान का उद्घाटन किया, जो हीरालाल शास्त्री पहले मुख्यमंत्री बने। 15 मई 1949 को मत्स्य संघ भी राजस्थान में शामिल हो गया। वहीं 26 मार्च 1951 को शास्त्री के इस्तीफे के बाद जय नारायण व्यास को
मुख्यमंत्री मनोनीत किया गया। वहीं ये उनकी पहली पारी थी, मगर सियासी अस्थिरता उनके लिए चुनौती बन गई। जमींदारी प्रथा और उसके बाद व्यवस्थाएं और राजघरानों का प्रभाव अभी भी कायम था। व्यास ने इनसे डटकर मुकाबला किया, मगर असली परीक्षा 1952 के पहले विधानसभा चुनाव में आई। राजस्थान में 160 सीटों पर चुनाव हुए। व्यास ने जोधपुर शहर और किशनगढ़ में उम्मीदवारी भरी, मगर दोनों सीटों पर वो हार गए। जोधपुर में महाराजा हनुमंत ने उन्हें हराया, जो रियासत के हार का बदला ले रहे थे। किशनगढ़ में उम्मीदवारों को गठजोड़ कर उन्हें मात दी गई और ये हार व्यास के लिए एक करारा झटका बनकर सामने आई। मगर उनकी सियासी हैसियत और कांग्रेस में प्रभाव इतना था कि पार्टी ने उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाया। 3 मार्च 1952 को व्यास ने दूसरी बार शपथ ली। इस बार मनोनीत नेता के तौर पर उनकी सरकार ने कई सुधार किए। राजस्थान में टेनेंसी एक्ट लागू कर दिया, वहीं जमींदारी प्रथा को खत्म किया कि जिससे किसानों को राहत मिल सके। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया गया और राजस्थान में लोकतांत्रिक नींव को मजबूत करने की कोशिश की गई। मगर उनकी कठोर नीतियों और पुराने नेतृत्व शैली ने युवा नेताओं को में असंतोष पैदा कर दिया। यहीं से मोहनलाल सुखाड़िया का उदय शुरू होता है, जो व्यास के शिष्य भी रह चुके हैं। उनकी सरकार में गृह और कृषि जैसे अहम मंत्रालय संभाल रहे थे। उनकी तेज तर्रार बातें और जनता से उनका जुड़ाव उन्हें लोकप्रिय बना रहा था। मगर सुखाड़िया की महत्वाकांक्षा ने उन्हें अपने गुरु के खिलाफ खड़ा होने पर मजबूर कर दिया था। 1954 में उन्होंने व्यास के खिलाफ खुली बगावत कर दी। इसका कारण था व्यास का केंद्रीकृत नेतृत्व और सुखाड़िया का बढ़ता प्रभाव। वहीं सुखाड़िया ने युवा विधायकों को अपने पक्ष में किया और कांग्रेस विधायक दल में अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर दी। व्यास ने इसका मुकाबला करने की कोशिश की। उन्होंने अपने समर्थकों को एकजुट किया और दिल्ली में नेहरू से समर्थन मांगने चले गए। पंडित नेहरू ने इस संकट को सुलझाने के लिए जयपुर पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस नेताओं की बैठक बुलाई और व्यास को समर्थन देने की अपील की, मगर सुखाड़िया नहीं माने। उनकी बगावत इतनी तीखी थी कि नेहरू की सारी कोशिशें बेकार हो गई। 13 नवंबर 1954 को जयनारायण व्यास को इस्तीफा देना पड़ा और मोहनलाल राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए। यहां से मोहनलाल की जीत होती है, मगर व्यास के लिए यह व्यक्तिगत और सियासी हार थी। उनके दिल में अपने शिष्य के विश्वासघात का दर्द इतना गहरा था, मगर उन्होंने इसे कभी जाहिर नहीं होने दिया। वहीं मोहनलाल ने 1954 से 1971 तक लगातार 17 साल तक राजस्थान पर राज किया, जो आज भी एक रिकॉर्ड है। उन्होंने आधुनिक राजस्थान की नींव रखी थी। वहीं नागला परियोजना, चंबल नदी पर बांध और औद्योगिक विकास उनके कार्यकाल की देन है। मगर उनकी बगावत ने व्यास को सियासत के हाशिए पर धकेल दिया था। व्यास ने हार नहीं मानी। 1957 में उन्होंने भिलाड़ा से विधायक का चुनाव जीता और 1962 तक विपक्ष के नेता बने रहे, मगर उनकी सेहत खराब होने लगी। 14 मार्च 1963 को वो 64 इयर्स की उम्र में उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु ने राजस्थान की सियासत में एक युग का अंत कर दिया। जोधपुर में उनकी समाधि आज भी उनकी सादगी और संघर्ष को याद दिलाती है। व्यास की कहानी सिर्फ सियासत तक की नहीं है, बल्कि एक साधारण इंसान की असाधारण हिम्मत की है। अखबार बेचने से मुख्यमंत्री बनने तक का उनका सफर हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो मुश्किलों से हार नहीं मानता। मगर सुखाड़िया की बगावत ने उनके जीवन में एक कड़वा अध्याय जोड़ दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सियासत में विश्वासघात और महत्वाकांक्षा कितने गहरे जख्म दे सकती है। क्या मोहनलाल की बगावत जरूरी थी? क्या व्यास को और मौका मिलना चाहिए था? ये सवाल आज भी राजस्थान की सियासत में गूंजते हैं और जोधपुर की गलियों में व्यास की गाथा आज भी जीवित है।